और इसका कामकाज कौन देखता है? इसका कामकाज एक केंद्रीय संचालक मंडल यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। इसमें कुल 21 सदस्य होते हैं। 21? काफी बड़ी टीम है। कौन कौन होते हैं इसमें? देखिए, सबसे ऊपर होते हैं एक गवर्नर, फिर उनकी मदद के लिए 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है। इसके बाद वित्त मंत्रालय के 2 सरकारी अधिकारी होते हैं तालमेल के लिए। फिर सरकार अलग अलग क्षेत्रों से 10 विशेषज्ञ डायरेक्टर्स को नियुक्त करती है। और बाकी के 4? वो आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्डों से आते हैं, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई। ये एक तरह से आरबीआई की आंख और कान है पूरे देश में। अच्छा, ये बनावट तो समझ आ गई। अब गवर्नर्स की बात करते हैं। पहले गवर्नर तो कोई अंग्रेज ही रहे होंगे। हाँ, आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर? वो थे सी.डी. देशमुख। और क्योंकि वो आजादी के समय गवर्नर थे तो उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला आरबीआई गवर्नर भी कहा जाता है। और अभी कौन है? 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे और उनके बाद 26वें और वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, तो अब हम आरबीआई के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, इसके काम। पहला काम, नोट जारी करना। हाँ, पर इसमें बहुत ही दिलचस्प बात है। आरबीआई जो है वो 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोट छापता है और उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो फिर 1 रुपए के नोट का क्या? यही तो मजेदार तथ्य है। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। अरे वाह! और इसीलिए उस पर आरबीआई गवर्नर की नहीं बल्कि देश के वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। ये तो कमाल की जानकारी है। लेकिन क्या आरबीआई जब चाहे जितनी मर्जी नोट छाप सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पैसे की कोई कीमत ही नहीं रहती। नोट छापने के लिए आरबीआई को एक नियम का पालन करना पड़ता है। क्या नियम है वो? उसे कहते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके तहत आरबीआई को अपने पास हमेशा कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है। और इस रिजर्व में क्या होता है? कैश? नहीं, इस 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ का सोना मतलब गोल्ड होना जरूरी है और बाकी 85 करोड़ की विदेशी मुद्राएं। ये हमारी करेंसी को एक तरह का गारंटी देता है। बिल्कुल, ये दुनिया को भरोसा दिलाता है कि हमारे रुपए की कोई कीमत है। ठीक है। नोट छापने के अलावा आरबीआई सरकार का बैंकर भी है। जी, जैसे हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं वैसे ही केंद्र और राज्य सरकारें अपना सारा पैसा आरबीआई के पास रखती हैं। आरबीआई ही उनके बिल चुकाता है, उनके लिए कर्ज उठाता है। और जैसे वो सरकार का बैंक है वैसे ही वो बैंकों का बैंक भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश के सभी बैंकों का एक खाता आरबीआई के पास होता है। जब इन बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है और कहीं से मदद नहीं मिलती तो वो आखिर में आरबीआई के पास ही जाते हैं। इसीलिए उसे अंतिम ऋणदाता या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। एकदम सही। वो एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को गिरने से बचाता है। तो वो बैंकों को बचाता भी है और उन पर लगाम भी कसता है। हाँ, जैसे नए बैंक का लाइसेंस देना। बिल्कुल, आरबीआई ही तय करता है कि कौन बैंक खोलने के लायक है और कौन नहीं। और अगर कोई बैंक नियम तोड़ता है तो आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। वो बैंकिंग सिस्टम का गार्डियन है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हम सबकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालती है, महंगाई। इसमें आरबीआई का क्या रोल है? महंगाई और मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का सबसे शक्तिशाली हथियार है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को कंट्रोल करने का तरीका है। जैसे एक नल को खोलना और बंद करना। बहुत सारी उपमा है। और इस नल को कंट्रोल करने के लिए उसके पास कुछ उपकरण होते हैं जैसे रेपो रेट, सीआरआर वगैरह। रेपो रेट, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को थोड़े समय के लिए पैसे उधार देता है। अच्छा। अब सोचिए, अगर आरबीआई को महंगाई कम करनी है तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाएगा। और फिर बैंक आगे हमें महंगा लोन देंगे। हाँ, होम लोन, कार लोन सब महंगा हो जाएगा। लोग कम लोन लेंगे, बाजार में पैसा कम जाएगा और महंगाई पर लगाम लगेगी। और मंदी के समय इसका ठीक उल्टा? ठीक इसका उल्टा। रेपो रेट घटा देते हैं, लोन सस्ते हो जाते हैं और लोग ज्यादा खर्च करते हैं। ये तो बहुत ही प्रभावी तरीका लगता है। एक और शब्द मैंने सुना है, साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल। हाँ, ये मौद्रिक नीति का ही एक हिस्सा है। पर यहाँ एक बारीक सा अंतर समझना जरूरी है।
आरबीआई साख का नियंत्रण करता है, साख का सृजन मतलब क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता। नियंत्रण और सृजन में क्या फर्क है? देखिए, लोन बनाने का काम कमर्शियल बैंक्स करते हैं, एसबीआई, पीएनबी, ये सब। आरबीआई बस ये देखता है कि बाजार में बहुत ज्यादा या बहुत कम लोन ना बढ़ जाएं। वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, गाड़ियां नहीं बनाता। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार। जी, देश के पास जितना भी विदेशी मुद्रा का भंडार है, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, सोना, उन सब का रखवाला आरबीआई ही है। ये भंडार बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम बाहर से कच्चा तेल या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट विदेशी मुद्रा में ही करना पड़ता है। तो ये सब तो आरबीआई के मुख्य काम हो गए। क्या वो कुछ विकासात्मक कार्य भी करता है? बिल्कुल। आरबीआई सिर्फ एक सख्त रेगुलेटर नहीं है, वो वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देता है। मतलब ये कि देश के दूर दराज के गांवों में भी हर व्यक्ति का बैंक खाता हो। जनधन योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम था जिसे आरबीआई ने सपोर्ट किया। और आजकल ये जो डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है, यूपीआई वगैरह, इसमें भी आरबीआई का रोल होगा? बहुत बड़ा रोल है। इन सभी को सुरक्षित और ठीक से चलाने के नियम आरबीआई ही बनाता है। वो बैंकिंग में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, बैंकों के प्रकार और उनका राष्ट्रीयकरण। हाँ, और इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के नजरिए से। अच्छा। आरबीआई जो है वो बैंकों को सबसे पहले दो बड़ी श्रेणियों में बांटता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित और गैर अनुसूचित, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। हाँ, और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, अनुसूचित बैंक वो हैं जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। मतलब एक खास लिस्ट में। हाँ, बिल्कुल। और इस लिस्ट में होने का सीधा मतलब है कि वो आरबीआई से सीधा लेन देन कर सकते हैं, उनसे जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं। ओके। और उन्हें अपना सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, इसलिए ये बैंक डूबते नहीं हैं। और गैर अनुसूचित बैंक? वो फिर इस सुरक्षा कवच से बाहर हैं। एकदम, वो इस सूची में नहीं होते, इसलिए आरबीआई से उन्हें सीधी मदद नहीं मिलती, तो उनमें पैसा रखना थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। समझ गया। तो अब इस सुरक्षित श्रेणी मतलब अनुसूचित बैंकों के अंदर चलते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक जिनसे हम सबका रोज पाला पड़ता है। इनका एक ही मकसद है लाभ कमाना, लोगों से पैसा जमा करना और उन्हें लोन देना। हाँ, और ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। सही, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की होती है। आज की तारीख में इनकी संख्या 12 है। और भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। हाँ, एसबीआई सबसे बड़ा है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आता है। ठीक है, और फिर आते हैं निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी निजी कंपनियों की होती है। इनकी संख्या 21 है और इनमें सबसे बड़ा एचडीएफसी है ना? बिल्कुल, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी ही है। अच्छा, इसी में एक और कैटेगरी है विदेशी बैंकों की। इनके बारे में क्या खास है? विदेशी बैंक जैसा नाम से ही साफ है, इनका मुख्यालय किसी दूसरे देश में होता है, लेकिन इनकी शाखाएं भारत में काम करती हैं। यहाँ के नियमों के हिसाब से? हाँ, आरबीआई के सारे नियम मानने पड़ते हैं। भारत में इनकी संख्या करीब 44 है और ब्रिटेन का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इनमें सबसे बड़ा है। चलिए अब कुछ विशेष बैंकों की बात करते हैं, जैसे लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनकी स्थापना 2014 में हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना है जहां बड़े बैंक नहीं पहुंच पाते। मतलब ये छोटे व्यवसाय और किसानों को लोन देते हैं। हाँ, और इनके लिए एक बहुत जरूरी नियम भी है, वो ये कि इन्हें अपने कुल लोन का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ही देना होता है। ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मतलब प्रायोरिटी सेक्टर? हाँ, जैसे कृषि, छोटे उद्योग, शिक्षा, इस तरह के क्षेत्र। ठीक है।
और एक और नाम जो बहुत सुनने में आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। आरआरबीज की स्थापना तो काफी पहले 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इनका भी उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में कमजोर वर्गों को सस्ता लोन देना ही था। इनका जो पूंजी का मॉडल है वो काफी अलग है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प है। इसमें 50% पैसा केंद्र सरकार का होता है, 15% राज्य सरकार का और बाकी 35% एक प्रवर्तक बैंक मतलब स्पॉन्सर बैंक का होता है। लेकिन अब तो नए आरआरबी नहीं बन रहे हैं। नहीं, 1987 में केलकर समिति की सिफारिश पर नए आरआरबीज की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। अभी देश में 43 आरआरबीज काम कर रहे हैं। एक और बहुत ही अनोखा बैंक है पेमेंट बैंक। ये कैसे काम करता है? ये तो पूरी तरह से डिजिटल है। बिल्कुल। पेमेंट बैंक का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आपका पैसा जमा तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को लोन नहीं दे सकते। अच्छा, लोन नहीं दे सकते? नहीं, इसीलिए ये डेबिट कार्ड तो दे सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी तो एक तरह का लोन ही है ना। सही बात है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी। चलिए अब सहकारी बैंकों पर आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, ये अनुसूचित होते हैं या गैर अनुसूचित? ज्यादातर सहकारी बैंक गैर अनुसूचित होते हैं। इन्हें कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर बनाता है। और ये सिर्फ अपने सदस्यों को ही लोन देते हैं? हाँ, और वो भी कम ब्याज दर पर। ये 3 स्तरों पर काम करते हैं, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर पर। बैंकों की इस पूरी सूची में एक और अहम खिलाड़ी हैं विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक्स। इनकी क्या भूमिका है? इन्हें आप अर्थव्यवस्था का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह सकते हैं। ये देश के अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए लंबे समय का मतलब दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इनसे तो परीक्षा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत। भारत में 6 प्रमुख विकास बैंक है। सबसे पहला है नाबार्ड। नाबार्ड जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1982 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। फिर आता है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए? सही, ये भी 1982 में बना, मुख्यालय मुंबई। फिर है एनएचबी। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, ये घर बनाने के लिए लोन देता होगा। एकदम सही, स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली। फिर आता है सिडबी। सिडबी ये तो लघु उद्योगों के लिए है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। स्थापना 1990, मुख्यालय लखनऊ। फिर है मुद्रा बैंक। मुद्रा जो 2015 में आया, ये छोटे उद्यमियों के लिए है। और आखिरी है आईडीबीआई, जो औद्योगिक विकास के लिए 1964 में बना था। वाह, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसका असल में मतलब क्या है? राष्ट्रीयकरण का सीधा मतलब है जब सरकार किसी निजी बैंक में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदकर उसे अपने नियंत्रण में ले लेती है। अच्छा, और ये 2 चरणों में हुआ था जहां तक मुझे याद है। हाँ, बिल्कुल। पहला चरण था 1969 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। तब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। और दूसरा चरण? दूसरा चरण आया 1980 में। उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थीं। तब 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। तो कुल मिला के 14 और 6, 20 बैंक हुए। लेकिन आज तो राष्ट्रीयकृत बैंक सिर्फ 12 हैं। वो इसलिए क्योंकि समय के साथ कई बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया ताकि वो और मजबूत बन सकें। अच्छा, और अंत में एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मतलब एनबीएफसीज और बैंकों में क्या फर्क है, जैसे बजाज फाइनेंस? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, एनबीएफसीज वो कंपनियां हैं जो बैंक नहीं है पर बैंक की तरह काम करती हैं। ये तो और कंफ्यूजिंग हो गया। आसान भाषा में इनका मुख्य काम सिर्फ लोन देना है। ये लोगों से मांग जमा मतलब डिमांड डिपॉजिट्स स्वीकार नहीं कर सकती। मतलब मैं उनमें अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता? नहीं, और नहीं वो आपको चेकबुक जारी कर सकती हैं। उनका काम सिर्फ एक है, लोन देना। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो संक्षेप में कहें तो हर बैंक लोन दे सकता है, लेकिन हर लोन देने वाली कंपनी बैंक नहीं होती। बिल्कुल सही। ये कंपनियां सरकारी प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करती हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, गरीबी और बेरोजगारी। और इस चर्चा में हम सबसे पहले गरीबी को ही विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले गरीबी है क्या?
देखिए, ये वो स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन अब इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया है, अच्छा, क्योंकि इनके बिना भी मतलब व्यक्ति एक तरह से गरीब ही रह जाता है। तो जब वो इन चीजों को भी पूरा ना कर पाए तो वो गरीब है। और भारत में इसे मापने की कोशिश तो काफी पहले से हो रही है ना? जी, बहुत पहले से। सबसे पहला जिक्र तो दादा भाई नौरोजी ने किया था अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। हाँ, 1901 में आई थी। जी, उनके हिसाब से 1901 में अगर कोई व्यक्ति साल भर में 16 से 35 रुपए नहीं कमा पाता था। एक मिनट, पूरे साल में? हाँ, पूरे साल में 16 से 35 रुपए अगर इतनी भी कमाई नहीं है तो वो व्यक्ति गरीब था। आज के समय में तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। खैर, ये एक शुरुआती कोशिश थी। आज़ादी के बाद जो पहला वैज्ञानिक प्रयास हुआ वो 1971 में हुआ। बीएम और एनर्थ फॉर्मूला। हाँ, और इसमें आधार बनाया गया कैलोरी को, मतलब कमाई नहीं बल्कि आपको कितनी ऊर्जा मिल रही है। कैलोरी। जी, फॉर्मूला ये था कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो व्यक्ति दिन में औसतन 2250 कैलोरी नहीं ले पा रहा वो गरीब है। लेकिन इसमें एक दिक्कत नहीं है, शहर और गांव के लोगों की मेहनत तो बहुत अलग-अलग होती है। यही सबसे बड़ी कमी थी इसकी, और इसी को दूर करने के लिए 1979 में डॉक्टर वाई की अलग समिति बनी। अच्छा। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की मात्रा अलग-अलग तय की। तो क्या मानक रखे उन्होंने? उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। ज्यादा। हाँ, क्योंकि गांव में लोग शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत भी ज्यादा होती है, जैसे नहीं है। महंगाई हर जगह अलग है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, और इसी के लिए 1993 में लकड़वाला समिति आई। उन्होंने सुझाव दिया कि हर राज्य में ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए अलग-अलग मूल्य सूचकांक होने चाहिए। मतलब हर राज्य की अपनी गरीबी रेखा? जी बिल्कुल। उन्होंने ग्रामीण गरीबी के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI-AL को आधार बनाया। और शहरों के लिए? शहरों के लिए औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW। ठीक है, तो अब तक हम कैलोरी और महंगाई तक पहुंच गए, लेकिन सोच में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो शायद इसके बाद आया। हाँ, सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति के साथ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गरीबी का निर्धारण कैलोरी से होना ही नहीं चाहिए। तो फिर किससे? उन्होंने कहा कि इसे उपभोग व्यय मतलब आप कितना खर्च कर रहे हैं उसके आधार पर मापा जाना चाहिए। अच्छा, खर्च के आधार पर। ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल। उनके अनुसार शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति हर दिन 33 रुपए से कम खर्च करता है यानी महीने में 1000 रुपए। 33 रुपए प्रतिदिन? जी, और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए प्रतिदिन यानी महीने में 816 रुपए। इससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब माना जाएगा। लेकिन इसमें तो बहुत विवाद भी हुआ था। हाँ, बहुत हुआ था। इसी के बाद 2012 में सी रंगराजन समिति आई जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने भी खर्च को ही आधार माना? हाँ, आधार खर्च ही था, लेकिन उन्होंने सीमा को थोड़ा बढ़ा दिया। कितना? उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति माह मतलब करीब 32 रुपए रोज। और शहरों में? और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति माह यानी लगभग 47 रुपए रोज। इससे कम खर्च करने वाला गरीब है। तो इस समिति के हिसाब से भारत में कितनी गरीबी थी? इनके हिसाब से 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। विश्व बैंक भी तो गरीबी को मापता है। उनका क्या तरीका है? हाँ, विश्व बैंक भी करता है, लेकिन उनका आधार आय है, मतलब कमाई, खर्च नहीं। तो उनके हिसाब से कौन गरीब है? सितंबर 2022 की उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो व्यक्ति रोज $2.15 से कम कमाता है। $2.15 मतलब आज के हिसाब से लगभग 182 रुपए हुए। जी, तो इससे कम कमाने वाला व्यक्ति विश्व बैंक के अनुसार गरीब है। ठीक है। अब एक सवाल ये है कि ये सारे आंकड़े इकट्ठा कौन करता है भारत में? वर्तमान में ये काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
यानी एनएसओ करता है। अच्छा, ये वही है जो एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर बना था? जी, 2019 में। तो एनएसओ डेटा इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। तरीके मतलब? हाँ, जैसे पहले यूआरपी मेथड था, जिसमें लोगों से पूछते थे कि पिछले 30 दिनों में कितना खर्च किया। फिर एमआरपी मेथड आया। और अब कौन सा इस्तेमाल होता है? अब होता है एमएमआरपी, यानी मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें ज्यादा बारीकी से पूछते हैं। कैसे? जैसे वो पूछते हैं कि पिछले 7 दिनों में कितना खर्च किया, पिछले 30 दिनों में कितना किया और पिछले 365 दिनों में कितना खर्च किया। इससे आंकड़े ज्यादा सटीक मिलते हैं। वाह, ये तो काफी विस्तृत है। चलिए अब गरीबी के प्रकारों पर आते हैं। 2 मुख्य प्रकार सुने हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। जी, निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। मतलब जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना कर पाए। बिल्कुल, और इसे मापने के लिए ही गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन होती है। जो इससे नीचे हैं वो बीपीएल और जो ऊपर हैं वो एपीएल। ठीक है, और ये हेड काउंट मेथड क्या है? हेड काउंट मेथड बस ये पता करने का तरीका है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, उनकी संख्या या उनका प्रतिशत। अच्छा, और दूसरा प्रकार सापेक्ष गरीबी? हाँ, रिलेटिव पॉवर्टी। ये असल में आय की असमानता को दिखाता है, मतलब दूसरों की तुलना में गरीब होना। दूसरों की तुलना में, इसका कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 10 करोड़ कमाता है और दूसरा 20 करोड़, तो तुलना में पहला व्यक्ति दूसरे से गरीब है। हालांकि असल में तो दोनों में से कोई गरीब नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसे एक तरह की जलन टाइप की गरीबी भी कहते हैं। ये समाज में असमानता को दिखाती है। तो इस सापेक्ष गरीबी को मापने के भी तरीके होंगे? हाँ, इसके लिए 2 मुख्य विधियां हैं, लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंस वक्र, ये क्या होता है? देखिए, लॉरेंस वक्र आय के वितरण को दिखाता है। आप एक ग्राफ की कल्पना कीजिए, उसमें एक 45 डिग्री की सीधी रेखा होती है जिसे निरपेक्ष समानता रेखा कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक आदर्श स्थिति कि देश के 20% लोगों के पास 20% पैसा है, 40% लोगों के पास 40% पैसा है, मतलब सब बराबर। लेकिन असल में तो ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं होता। असल में आय का वितरण असमान होता है, तो एक वक्र, एक टेढ़ी रेखा बनती है जिसे लॉरेंस वक्र कहते हैं। अच्छा। अब वो सीधी रेखा और इस लॉरेंस वक्र के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, देश में आय की असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। समझ गया। और गिनी गुणांक? गिनी गुणांक इसी असमानता को एक गणितीय मान देता है, एक नंबर। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1? हाँ, 0 का मतलब है पूर्ण समानता, मतलब सब बराबर, और 1 का मतलब है पूर्ण असमानता, यानी सारा पैसा बस एक व्यक्ति के पास है। तो किसी भी देश के लिए ये मान जितना कम हो उतना अच्छा है। बिल्कुल, मान जितना कम, असमानता उतनी कम। आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, बहुआयामी गरीबी। ये क्या है? ये गरीबी को देखने का एक बहुत ही व्यापक तरीका है। इसमें सिर्फ आय या खर्च नहीं देखा जाता। तो फिर क्या देखा जाता है? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, कुपोषण, इन सब चीजों को भी शामिल किया जाता है। मतलब गरीबी के कई आयाम देखे जाते हैं। तो ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता की कमी है। एकदम सही। वैश्विक स्तर पर यूएनडीपी और ओपीआई मिलकर इसका सूचकांक जारी करते हैं। और भारत में? भारत में ये सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, और 17 जुलाई 2023 को जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 13.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य बिहार है, जहां लगभग 33.76% गरीबी है, और दूसरे नंबर पर झारखंड है 28.81% के साथ। तो अब अगर हम संक्षेप में बात करें तो गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, सबसे बड़े कारण तो हैं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा। सामाजिक कुरीतियां भी ये कारण होंगी? हाँ बिल्कुल, साथ में स्किल की कमी और जैसा हमने देखा आय का असमान वितरण, ये सब मिलकर गरीबी को बढ़ाते हैं। और इसके परिणाम भी उतने ही गंभीर हैं। भुखमरी, कुपोषण, समाज में असमानता बढ़ती है, अशिक्षा बढ़ती है, अपराध और बाल श्रम जैसी समस्याएं भी इसी से जुड़ी हैं। तो अंत में इसे दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय इन्हीं कारणों को उलटने में है। रोजगार बढ़ाना होगा, जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा
और स्किल डेवलपमेंट। वो सबसे जरूरी है। कृषि क्षेत्र का विकास करना होगा और सरकारी योजनाओं का सही निर्माण और सबसे जरूरी उनका सही कार्यान्वयन। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, बेरोजगारी। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बेरोजगारी का मतलब क्या है? मतलब एकदम सरल शब्दों में अगर समझना हो तो देखिए, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसकी उम्र 15 से 64 साल के बीच है और वो काम करना भी चाहता है और करने के लायक भी है, ओके, लेकिन उसे जो मौजूदा मजदूरी दर है उस पर भी काम नहीं मिलता, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। अच्छा। और भारत में ये जो आंकड़े हैं ये कौन इकट्ठा करता है? ये सारे आंकड़े हमें NSSO यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय से मिलते हैं। वही ये सारी जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं। सबसे पहला है कार्यकारी जनसंख्या या वर्किंग पॉपुलेशन। हाँ, इसमें देश के वो सभी लोग आते हैं जो काम करने की उम्र में हैं, मतलब 15 से 59 साल के बीच। इसमें बच्चों को, बुजुर्गों को या जो अस्वस्थ लोग हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या कि इस कार्यकारी जनसंख्या में सभी लोग काम करना नहीं चाहते? सही बात है। कोई शायद पढ़ रहा हो या कोई अपनी मर्जी से घर पे हो। हाँ, तो जो लोग असल में काम करने के इच्छुक और योग्य होते हैं उनकी संख्या को श्रम बल या लेबर फोर्स कहा जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कार्यकारी जनसंख्या 50 लोगों की है। ठीक है। और उन 50 में से 20 काम नहीं करना चाहते, तो हमारा श्रम बल कितना हुआ? सिर्फ 30 लोगों का। बिल्कुल। अब कहानी का अगला हिस्सा आता है और वो है कार्यबल यानी वर्क फोर्स। हाँ, उन 30 लोगों में से जिन्हें असल में काम मिल जाता है उन्हें कार्यबल कहते हैं। तो अगर उन 30 में से 20 को नौकरी मिल गई तो कार्यबल 20 का होगा। सही। और अब हमें बेरोजगार लोग मिल जाएंगे। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, श्रम बल माइनस कार्यबल। हाँ, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। हमारे उदाहरण में 30 माइनस 20 मतलब 10 लोग बेरोजगार कहलाएंगे। ये वो है जो काम तो चाहते थे पर उन्हें मिला नहीं। बिल्कुल। और यहीं से बेरोजगारी के जो प्रकार हैं वो समझने में आसानी होती है। हाँ, इन्हें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है ना, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ऐच्छिक तो नाम से ही साफ है, जब कोई अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता। जैसे कोई छात्र है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो काम कर सकता है पर अभी नहीं करना चाहता। और ये अर्थव्यवस्था के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चिंता का विषय है अनैच्छिक बेरोजगारी, जब कोई काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल ही नहीं रहा। और इसी के कई अलग अलग रूप हैं जिन पर अब हम बात करेंगे। हाँ, और हर रूप एक अलग कहानी बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था का ढांचा, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। जैसे सोचिए वो पुराने CRT टीवीज जो बड़े बड़े डिब्बे जैसे होते थे। हाँ, याद है। उनको ठीक करने वाले मिस्त्री अपने काम में माहिर थे, लेकिन फिर पतले टीवी आ गए, टेक्नोलॉजी बदल गई और उनका हुनर पुराना पड़ गया। बिल्कुल। या फिर जैसे आजकल होटलों में वेटर की जगह रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है। इस वजह से जो लोग बेरोजगार होते हैं वे संरचनात्मक बेरोजगारी का शिकार कहलाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में सबसे ज्यादा इसी तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। हाँ, और ये बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसका समाधान मुश्किल होता है। अब आते हैं एक और बहुत ही अजीब सी बेरोजगारी पर, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति काम कर रहा है पर असल में उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा कृषि क्षेत्र है। मान लीजिए किसी खेत में 2 लोगों की जरूरत है। ठीक है। लेकिन परिवार के 5 लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जो अतिरिक्त 3 लोग हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। उनके वहां होने या ना होने से खेत की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब उनकी जो सीमांत उत्पादकता है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो शून्य है। बिल्कुल, वो काम करते हुए भी एक तरह से बेरोजगार हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर आती है शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये तो हम अपने आसपास हर दिन देखते हैं। बिल्कुल, किसी ने PhD की है और उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारी शिक्षा प्रणाली। वो एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी शिक्षा प्रणाली स्किल के बजाय सिर्फ डिग्री पर जोर देती है। मतलब थ्योरी तो पढ़ा दी पर प्रैक्टिकल काम नहीं सिखाया। हाँ,
और जब वो डिग्री लेकर बाजार में आते हैं तो उनके पास वो हुनर नहीं होता जिसकी कंपनियों को जरूरत है। ओके, अगला प्रकार है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये उतनी चिंता की बात नहीं है, ये बहुत कम समय के लिए होती है। अच्छा, हाँ, ये तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होता है। मतलब जॉब स्विच के बीच का समय। बिल्कुल। या फिर कोई नया कौशल सीख रहा है, जैसे कोई बीडीओ के पद से इस्तीफा देकर आईएएस की तैयारी करे, तो तैयारी के दौरान वो घर्षणात्मक रूप से बेरोजगार होगा। और ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती होगी। हाँ, क्योंकि वहां जॉब बदलने का चलन ज्यादा है। ठीक है। इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी नाम से ही साफ है, इसमें लोगों को साल के कुछ खास मौसमों में ही काम मिलता है। जैसे कृषि मजदूरों को बुवाई और कटाई के समय। हाँ, या फिर एसी ठीक करने वालों को सिर्फ गर्मियों में ज्यादा काम मिलता है, बाकी समय वे लगभग बेरोजगार रहते हैं। सही बात है। और आखिर में है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूरी अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से जुड़ी है। मतलब तेजी और मंदी के चक्र से। जब किसी चीज की मांग घटती है तो उत्पादन कम हो जाता है और फिर कंपनियां कर्मचारियों की छटनी करने लगती हैं, उन्हें निकालना शुरू कर देती हैं। कोरोना के समय शायद यही हुआ था, है ना? हाँ, इसमें व्यक्ति को उसकी क्षमता से बहुत कम काम मिलता है या साल में बस कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है। जैसे कोई इंजीनियर है पर वो पार्ट टाइम कोई छोटा मोटा काम कर रहा है। बिल्कुल, वो बेरोजगार नहीं है पर अल्प रोजगार का शिकार है। तो हमने बेरोजगारी के इतने सारे अलग अलग चेहरे देखे, अब आते हैं इसके कारणों पर। भारत में इसके मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस कारण तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। जितने लोग हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उतनी नौकरियां बन नहीं पा रहे हैं। हाँ, दूसरा है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जिस पर हमने अभी बात की। स्किल की बहुत कमी है। एक और कारण जो मुझे लगता है वो है लघु और कुटीर उद्योगों का पतन। ये बहुत जरूरी बात है। ये उद्योग स्थानीय स्तर पर बहुत रोजगार देते थे, लेकिन अब बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। और एक सामाजिक कारण भी है, लोगों में खुद का व्यवसाय मतलब स्वरोजगार शुरू करने की इच्छा का अभाव। हाँ, एक जॉब सिक्योरिटी का मोह है। हर कोई नौकरी ढूंढना चाहता है, नौकरी बनाना नहीं चाहता। और जब इतने सारे लोग बेरोजगार होते हैं तो इसके परिणाम भी बहुत गंभीर होते होंगे। बहुत ज्यादा। सबसे पहला असर तो लोगों की बचत पर पड़ता है। कमाई कम होती है, बचत खत्म हो जाती है, जिससे समाज में अशांति फैलती है, अपराध बढ़ते हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। और अंत में देश में निर्धनता बढ़ती है। हाँ, बेरोजगारी और गरीबी का एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक पीढ़ी का असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, बीमा। जी। तो सबसे पहले बीमा की परिभाषा क्या है, एकदम सरल शब्दों में? देखिए, ये एक व्यक्ति मतलब बीमा धारक हाँ, और एक बीमा कंपनी के बीच का एक समझौता है। एक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें भविष्य में अगर कोई घटना होती है, कोई जोखिम या कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। अच्छा, और इसके बदले में बीमा धारक को क्या करना होता है? उसे कंपनी को नियमित रूप से एक निश्चित राशि देनी होती है, जिसे हम आम भाषा में किस्त या प्रीमियम कहते हैं, है ना? बिल्कुल, प्रीमियम। हाँ। और ये भुगतान कभी कभी एक मुश्त भी हो सकता है। एक मुश्त जैसे कार या बाइक का बीमा कराते समय हाँ, वो अक्सर 5 साल के लिए एक साथ हो जाता है। ठीक है। तो ये इतनी सारी कंपनियां हैं, इन सब पे नजर कौन रखता है? कोई रेगुलेटर तो होगा? हाँ, भारत में सभी बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था है, कौन सी? IRDA, IRDA। IRDA। इसका पूरा नाम क्या है? ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, इसका पूरा नाम है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एकदम सही। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भारत सरकार ने 19 अप्रैल 2000 को की थी। साल 2000 में। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब इसे क्यों बनाया गया? इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, जो बीमा पॉलिसी धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना, कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। बिल्कुल। और दूसरा, पूरे बीमा उद्योग को विनियमित करना और उसे बढ़ावा देना। ये एक स्वायत्त निकाय है ना? ऑटोनोमस बॉडी। हाँ, और इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। ठीक है, तो अब बीमा के प्रकारों पर आते हैं। मोटे तौर पे ये कितने तरह का होता है? मुख्य रूप से बीमा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला है जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा है साधारण बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा तो नाम से ही साफ है, इसमें व्यक्ति अपने जीवन का बीमा कराता है। हाँ,
और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो दुर्घटना से हो या साधारण, तो बीमा कंपनी उसके परिवार को वित्तीय सहायता देती है। सही। और ये साधारण बीमा क्या है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें जीवन बीमा को छोड़कर बाकी सब कुछ आ जाता है। सब कुछ? जैसे कि? जैसे स्वास्थ्य बीमा, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो इलाज का खर्च कंपनी देती है। मोटर बीमा भी इसी में आएगा? बाइक या कार का? हाँ, मोटर बीमा भी साधारण बीमा है, सड़क दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई के लिए। और भी है, जैसे परिसंपत्ति बीमा, मान लीजिए घर या कंपनी में आग लग गई तो उस नुकसान की भरपाई? जी। और एक और है यात्रा बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस, यात्रा के दौरान होने वाले जोखिमों के लिए। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? भारत की पहली बीमा कंपनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और ये कब स्थापित हुई थी? इसकी स्थापना 1818 में हुई थी। 1818 में? काफी पुरानी है। जी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है बीमा अधिनियम, द इंश्योरेंस एक्ट। जी। ये कब पारित हुआ था? यह 1938 में पारित हुआ था। ठीक है। अब अगर हम वैश्विक बाजार की बात करें तो भारत जीवन बीमा के मामले में दुनिया में कहाँ खड़ा है? जीवन बीमा बाजार में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर? और एशिया में? एशिया में भारत की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। अच्छा, और एक संवैधानिक सवाल भी बनता है, बीमा किस सूची का विषय है? संघ, राज्य या समवर्ती? बीमा संघीय सूची का विषय है, यानी इस पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है। हाँ बिल्कुल। अब कुछ प्रमुख भारतीय बीमा निगमों की बात करते हैं। सबसे पहला नाम तो LIC का ही आता है, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 1956 में? और ये किस अधिनियम के तहत हुई थी? इसकी स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत की गई। तो ये एक सरकारी कंपनी है? हाँ, ये पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी है। उस समय की सभी निजी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके इसे बनाया गया था। राष्ट्रीयकरण करके? इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका काम था लोगों की बचत को जमा करना और उस पैसे को देश के विकास में निवेश करना। ठीक है, जैसे LIC है वैसे ही एक GIC भी है ना? हाँ, GIC यानी भारतीय साधारण बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी। और ये किस अधिनियम के तहत बनी? ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई थी। GIC का मुख्य कार्य क्या है? क्या ये भी सीधे लोगों को बीमा बेचती है? नहीं, यही एक महत्वपूर्ण अंतर है। GIC का मुख्य कार्य है पुनर्बीमा यानी री इंश्योरेंस। पुनर्बीमा मतलब बीमा का भी बीमा? बिल्कुल सही समझे आप। इसका मतलब है कि GIC उन कंपनियों का बीमा करती हैं जो लोगों का बीमा करती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि अगर किसी बीमा कंपनी को भविष्य में कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाए तो वो दिवालिया न हो। GIC उस घाटे का एक हिस्सा उठा लेती है। तो ये एक तरह से बीमा कंपनियों के लिए एक सेफ्टी नेट है। एकदम सही। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भुगतान संतुलन आखिर है क्या। देखिए, इसे आप देश के घर खर्च के हिसाब की तरह समझ सकती हैं। एक तय समय में, मान लीजिए एक साल में, देश के अंदर कुल कितना विदेशी पैसा आया और देश से कुल कितना पैसा बाहर गया। अच्छा, इसी का पूरा लेखा जोखा भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब BOP है। घर खर्च का हिसाब ही अच्छा उदाहरण है। मतलब जितनी हमारी कमाई हुई और जितना हमने खर्च किया उसका बैलेंस। एकदम। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए भारत ने अमेरिका को 100 करोड़ रुपए के मसाले बेचे। ठीक है, तो ये 100 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में आए। ये हो गए हमारी कमाई। हाँ, अब उसी साल भारत में अमेरिका से 150 करोड़ रुपए के आईफोन खरीदे। तो ये 150 करोड़ देश से बाहर गए। हाँ, ये हमारा खर्च हुआ। तो 100 करोड़ आए और 150 करोड़ गए, मतलब हम 50 करोड़ के घाटे में रहे। एकदम सही। ये जो 50 करोड़ का घाटा है, यही हमारे भुगतान संतुलन की एक छोटी सी झलक है। असल में तो ये लेन देन अरबों खरबों डॉलर में होते हैं, पर मूल सिद्धांत यही है। तो इतने बड़े और अलग अलग तरह के लेन देन का कोई सिस्टम तो होगा। इस हिसाब किताब को रखा कैसे जाता है? हाँ, बिल्कुल। इस पूरे हिसाब को 2 मुख्य रजिस्टरों या कह लें कि खातों में बांटा जाता है ताकि तस्वीर साफ रहे।
ओके, कौन कौन से? पहला है चालू खाता, जिसे अंग्रेजी में करंट अकाउंट कहते हैं। हाँ? और दूसरा है पूंजी खाता, यानी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले ये चालू खाता क्या है? इसमें किस तरह के लेन देन आते हैं? चालू खाता मतलब देश के रोजमर्रा के लेन देन का हिसाब। इसमें वो सब कुछ आता है जो छोटी अवधि का हो और जिससे देश की संपत्ति या देनदारी पर सीधा असर न पड़े। अच्छा, इसे भी समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। और वो 2 हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा है उन चीजों का व्यापार जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कारें, मशीनें, कपड़े, मोबाइल फोन। ओके। किताबी भाषा में इन्हें दृश्य मद कहते हैं। और इसी के हिसाब को व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी कहा जाता है। अच्छा, तो बीओटी मतलब सिर्फ सामान का आयात निर्यात। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा उन चीजों का है जिनका व्यापार तो होता है पर वो दिखती नहीं है। जैसे कोई भारतीय कंपनी अमेरिका के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, या कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आता है। बिल्कुल, ये सब सेवाएं हैं। इन्हें अदृश्य मद, इनविजिबल आइटम्स कहते हैं, और इसके हिसाब को बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स कहा जाता है। समझ गई। तो परीक्षा के लिहाज से व्यापार संतुलन या बीओटी पर फोकस करते हैं। इसमें भारत की स्थिति कैसी है? हम सामान बेचते ज्यादा हैं या खरीदते ज्यादा हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत व्यापार संतुलन में लगभग हमेशा ही घाटे में रहता है। हमेशा? जी, हमेशा। यानी हम सामान का आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम कर पाते हैं। हमेशा घाटे में? पर ऐसा क्यों? मेक इन इंडिया जैसे बड़े प्रोग्राम तो इतने सालों से चल रहे हैं। असर दिख रहा है, लेकिन हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी इतनी मजबूत नहीं है। हम आज भी कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, भारी मशीनरी, इन सब के लिए दुनिया पर निर्भर हैं। इसलिए हमारा आयात बिल हमेशा हमारे निर्यात बिल से ज्यादा रहता है। जब आयात निर्यात से ज्यादा हो तो उसे प्रतिकूल बीओटी कहते हैं। और अगर निर्यात ज्यादा हो तो? अनुकूल बीओटी। सही। तो क्या भारत का व्यापार संतुलन कभी अनुकूल रहा ही नहीं? ये आंकड़ा हैरान करने वाला है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आजादी के बाद से अब सोचिए 75 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। सिर्फ 2 बार? हाँ, ये हुआ था 1972-73 और 1976-77 में। बस 2 बार? ये तो एक तरह से हमारी पूरी आर्थिक यात्रा की कहानी कहता है। चलिए अब चालू खाते के दूसरे हिस्से पर आते हैं, अदृश्य मद यानी बीओआई। इसमें भारत की रिपोर्ट कैसी है? यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। अदृश्य मद यानी सेवाओं के व्यापार में भारत हमेशा फायदे में रहता है। ये दिलचस्प है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के लोग। दुनिया भर में हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत दुनिया का एक बड़ा सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर है। अच्छा। और इसके अलावा जो लाखों भारतीय विदेश में काम करते हैं और अपनी कमाई घर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो भी इसी खाते में जुड़ता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, तो मतलब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और विदेशों में काम कर रहे भारतीय एक तरह से हमारे देश के लिए कच्चा तेल खरीदने में मदद कर रहे हैं। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकती हैं। सेवाओं से होने वाली कमाई सामान के व्यापार में होने वाले घाटे की भरपाई करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो चालू खाता हमें देश के रोजमर्रा के खर्चों की तस्वीर दिखाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी से तो नहीं चलती। बड़े निवेश भी आते हैं, कर्ज लिए और दिए जाते हैं। उनका क्या होता है? बिल्कुल सही। ये सब लंबी अवधि के लेन देन है और इनका हिसाब रखा जाता है दूसरे खाते में, जिसे पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ओके, कैपिटल अकाउंट। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं: विदेशी ऋण, एनआरआई जमा और सबसे महत्वपूर्ण विदेशी निवेश। विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। ये कितने तरह का होता है? परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विदेशी निवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एफडीआई और एफपीआई, इनमें क्या फर्क है? इसका फर्क बहुत मजेदार है। आप एफडीआई को एक शादी की तरह समझ सकती हैं। ये एक लंबा कमिटमेंट है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई विदेशी कंपनी भारत आती है, यहाँ फैक्ट्री लगाती है, लोगों को नौकरी देती है। आमतौर पर जब कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदती है तो उसे एफडीआई माना जाता है। ये एक स्थिर निवेश है। और एफपीआई डेटिंग जैसा है। हाँ, आप कह सकती हैं। एफपीआई में निवेशक जल्दी पैसा बनाने के लिए किसी कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदते हैं, आमतौर पर शेयर बाजार के जरिए। अच्छा।
जब तक सब अच्छा है वो बाजार में है, लेकिन जरा सी गड़बड़ होने पर वो अपना पैसा निकाल कर बाहर जा सकते हैं। इसीलिए इसे हॉट मनी भी कहते हैं। मतलब एफपीआई वो पैसा है जो आज शेयर बाजार में लगा है और कल अगर बाजार गिरा तो निवेशक उसे निकाल कर ले जा सकते हैं। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए काफी अस्थिर हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए सभी सरकारें एफडीआई को ज्यादा पसंद करती हैं क्योंकि वो अपने साथ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और रोजगार लेकर आता है। वैसे पूंजी खाते से जुड़ा एक और नाम याद रखना जरूरी है। भारत में इसे और बेहतर बनाने पर सलाह देने के लिए आरबीआई ने एसएस तारापुर समिति का गठन किया था। एसएस तारापुर समिति। हाँ, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी देश का कुल भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया, मतलब खर्चा कमाई से ज्यादा हो गया। अब देश के पास डॉलर खत्म हो रहे हैं। इस संकट से निकलने के क्या तरीके हैं? ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति होती है। इससे निपटने के कई उपाय होते हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हाँ, यानी जो चीजें हम बहुत ज्यादा विदेश से मंगा रहे हैं उन्हें देश में ही बनाने की कोशिश तेज कर दी जाए। ये तो एक लंबा रास्ता है। कोई तात्कालिक उपाय भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक उपाय है कि हम गैर पारंपरिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाएं, जैसे सौर ऊर्जा पैनल। दूसरा, सेवाओं का निर्यात और ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन जब स्थिति गंभीर हो तो रिजर्व बैंक को मैदान में उतरना पड़ता है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करता है। वो ब्याज दरें बढ़ा देता है। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। आरबीआई का दिल्ली में ब्याज दरें बढ़ाना और हमारे चीन से सामान खरीदने में क्या सीधा कनेक्शन है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। जब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तो बैंकों के लिए उससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है। ओके। फिर बैंक हमारे लिए होम लोन, कार लोन सब महंगे कर देते हैं। जब लोन महंगा होता है तो लोग नई कार या नया फोन खरीदने का प्लान टाल देते हैं। अच्छा। जब देश में लाखों लोग ऐसा करते हैं तो इन चीजों की मांग घट जाती है। और क्योंकि बहुत सी कारों और फोन के पार्ट्स विदेश से आते हैं, तो अपने आप हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाता है। ये अर्थव्यवस्था को थोड़ा धीमा करके आयात को काबू में लाने का एक तरीका है। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। क्या इससे भी कोई बड़ा और शक्तिशाली उपाय है? हाँ, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है मुद्रा का अवमूल्यन। अपनी ही मुद्रा का मूल्य गिराना। ये तो सुनने में ही एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम लगता है। कोई भी देश जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर क्यों करेगा? हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा आर्थिक तर्क है। अवमूल्यन का मतलब है कि सरकार जानबूझकर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की तुलना में अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देती है। मान लीजिए आज $1 80 रुपए का है। सरकार घोषणा करती है कि कल से $1 85 रुपए का होगा। पर इससे हमें फायदा कैसे होगा? देखिए, जैसे ही रुपया सस्ता होता है हमारा निर्यात विदेशों के लिए सस्ता हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए भारत में बनी एक शर्ट 800 रुपए ही है। पहले एक अमेरिकन को उसे खरीदने के लिए $10 देने पड़ते थे। अब जब $1 85 रुपए का हो गया तो उसे वही शर्ट खरीदने के लिए सिर्फ $9.4 देने होंगे। मतलब हमारा सामान विदेशी बाजार में सस्ता हो गया और ज्यादा आकर्षक हो गया, जिससे निर्यात बढ़ जाता है। और आयात का क्या होता है? आयात हमारे लिए महंगा हो जाता है। जो आईफोन पहले 80,000 रुपए का आ रहा था अब वो 85,000 रुपए का आएगा। तो लोग विदेशी सामान कम खरीदेंगे। बिल्कुल। तो एक ही कदम से निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है, जिससे भुगतान संतुलन का घाटा कम होने लगता है। तो ये एक तरह की इमरजेंसी सर्जरी है अर्थव्यवस्था के लिए। क्या भारत ने कभी इसका इस्तेमाल किया है? हाँ, और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत ने आजादी के बाद अब तक 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। 3 बार? कब कब? पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बार 1991 में। 1991 में? उस समय तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी, है ना? बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे पास मुश्किल से 15 दिन का आयात बिल चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। देश दिवालिया होने की कगार पर था। उस समय ये एक कड़वी दवाई की तरह था जिसे लेना जरूरी हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि 1991 में जुलाई के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। ये जानकारी तो पूरे विषय को एक कहानी की तरह बना देती है। तो चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, भारत के उद्योग। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। हाँ। इनका मुख्य काम है कच्चे माल का इस्तेमाल करके वस्तुओं का निर्माण करना। बिल्कुल। और भारत में उद्योगों के विकास को सही दिशा देने के लिए
आजादी के बाद कई औद्योगिक नीतियां बनाई गई। हाँ, ये बहुत जरूरी था। जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 1948 में आई। 1948 में। हाँ, और उसने देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसके बाद 1956 की दूसरी नीति आई, जिसने उद्योगों को मतलब सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्रों में बांटा। अच्छा। फिर 1977 में तीसरी नीति आई। उसका जोर था रोजगार बढ़ाने पर और छोटे उद्योगों के विस्तार पर। लेकिन असली बड़ा बदलाव तो 1991 में आया है ना? हाँ, बिल्कुल। जब नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय देश एक बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। इतना ज्यादा? हाँ, सिर्फ 15 दिनों के आयात के लिए ही पैसा बचा था। बाप रे। तब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF से $7 बिलियन का कर्ज मिला, पर कुछ शर्तों के साथ। और उन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए नई आर्थिक नीति लाई गई। हाँ, इसके 3 मुख्य स्तंभ थे: उदारीकरण, निधिकरण और वैश्वीकरण। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। इसका मतलब था आर्थिक नियमों और कानूनों को आसान बनाना। जैसे लाइसेंस राजकांत। एकदम सही। जैसे परमाणु ऊर्जा और नशीले पदार्थों को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। अच्छा। दूसरा था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब था सरकारी कंपनियां या उनकी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपना। और तीसरा वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। हाँ, यानी देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकें और भारतीय कंपनियां बाहर व्यापार कर सकें। बिल्कुल। और इन सुधारों का असर भी काफी बड़ा रहा। अगर कुछ आंकड़े देखें तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, जो लगभग 5.86 लाख करोड़ रुपए था, वो 2024-25 तक 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। बहुत बड़ा उछाल था ये। और इससे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसी दौरान प्रति व्यक्ति आय भी $300 से बढ़कर लगभग $2880 हो गई। सही है। अब जब हमने ये नीतिगत ढांचा समझ लिया है, तो ये देखते हैं कि भारत में उद्योगों को किन आधारों पर बांटा जाता है। ये वर्गीकरण परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। पहला है स्वामित्व, मतलब ओनरशिप के आधार पर। तो इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आ गए। हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो, और निजी क्षेत्र जिनका मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास हो, जैसे टाटा या रिलायंस। और भी कोई है इसमें? हाँ, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों की हिस्सेदारी हो, जैसे मारुति उद्योग। ठीक है। और चौथा है सहकारी क्षेत्र। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की मदद करना होता है। डेयरी उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। समझ गया। तो स्वामित्व के बाद दूसरा आधार है आकार यानी साइज। इसमें एक है लघु उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश हो, और दूसरा वृहद उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होता है। ठीक है। और तीसरा आधार? तीसरा है कच्चे माल, रॉ मटेरियल के आधार पर। मतलब उद्योग अपना सामान किससे बनाते हैं? हाँ, जैसे कृषि आधारित उद्योग हो गए कपड़ा, चीनी, जूट। फिर खनिज आधारित जैसे लोहा, इस्पात और एल्यूमिनियम, और वन आधारित जैसे कागज और रेशम उद्योग। ठीक है। तो चलिए अब कुछ प्रमुख उद्योगों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं लोहा और इस्पात उद्योग से। बिल्कुल, ये तो किसी भी देश का आधार है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत स्टील उत्पादन और उपभोग दोनों मामलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश की जीडीपी में इसका लगभग 2% योगदान है। हाँ, और भारत में इसकी आधुनिक शुरुआत 1870 में हुई थी, लेकिन असली तेजी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। हाँ, जब कई बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। बिल्कुल, जैसे छत्तीसगढ़ का भिलाई संयंत्र, वो सोवियत संघ के सहयोग से बना। अच्छा। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और ओडिशा का राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। और बोकारो? बोकारो झारखंड में, वो भी सोवियत संघ के सहयोग से बना था। एल्यूमिनियम उद्योग में भी भारत दूसरे स्थान पर है ना? हाँ, देश का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र 1937 में जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग की, जो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है और रोजगार के मामले में बहुत बड़ा। हाँ,
कृषि के बाद ये रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। लगभग 4.5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिलता है इससे। और जीडीपी में इसका 5% योगदान है। सही। सूती वस्त्रों के मामले में कुछ शहरों को खास उपाधियां दी गई हैं, ये अक्सर पूछी जाती हैं। हाँ, जैसे भारत का मैनचेस्टर, वो मुंबई को कहा जाता है, और कॉटनोपोलिस भी। सही। और अहमदाबाद को पूर्व का बॉस्टन कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। बिल्कुल। इसी तरह जूट से बने सामानों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अच्छा। देश का पहला जूट कारखाना 1855 में कलकत्ता के पास लगाया गया था। और रेशम उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है। विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अगर ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो सबसे ज्यादा कारखाने तो पंजाब में है। हाँ, लेकिन ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। ये दिलचस्प है। अब आते हैं आधुनिक उद्योगों पर। इंजीनियरिंग उद्योग वो उद्योग हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें बनाते हैं। मतलब कील पेंच से लेकर रेल के इंजन तक सब कुछ। बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास भारत में आजादी के बाद हुआ। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में रेडियो निर्माण से हुई थी। और आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंडस्ट्री। हाँ, इसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क जैसी चीजें शामिल हैं। और देश की जीडीपी में इसका 8% योगदान है, जो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और बेंगलुरु को तो यूनाइटेड नेशंस ने चौथा सर्वोत्तम ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन घोषित किया है। भारत की 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां हैं: टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक। बिल्कुल। अंत में ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करते हैं। हाँ, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों का निर्माण होता है। इसका जीडीपी में लगभग 7% योगदान है। सही। और इसी से जुड़ा है रेल इंजन बनाने का उद्योग। हाँ। भारत में रेल इंजन बनाने वाली 3 प्रमुख कंपनियां हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव, दूसरी वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स, और तीसरी जमशेदपुर में टेल्को। ठीक है। इसके अलावा पेराम्बूर में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक और डीजल रेल कोच का निर्माण करती है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। शुरुआत करते हैं कोर सेक्टर से। कोर उद्योग ये वो उद्योग हैं जो किसी भी इकोनॉमी के विकास के लिए मतलब एक तरह से नींव का काम करते हैं। बिल्कुल, नींव कहना बिल्कुल सही है। आप सोचिए, कोई भी नया उद्योग शुरू करना हो तो जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनका निर्माण यही कोर सेक्टर्स करते हैं। अच्छा। भारत में ऐसे कुल 8 कोर सेक्टर हैं। 8 है? कौन कौन से? इसमें आता है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, जी, फिर उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और आखिर में बिजली। और यहाँ परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट है, औद्योगिक उत्पादन में इन 8 उद्योगों का जो मिला जुला वजन है वो लगभग 40.27% है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। मतलब देश के कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इन्हीं 8 सेक्टर से आता है। कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। हाँ, ये बिल्कुल एक नई दुनिया है। स्टार्टअप मतलब एक नया शुरू किया गया बिजनेस जो हमारे रोजमर्रा के किसी समस्या का कोई नया समाधान लेकर आता है ना? बिल्कुल, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, बायजूस, स्विगी, ये सब हमारी आदतें बदल चुके हैं। सही बात है। और इसी स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना लेकर आई थी। हाँ, 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। जी, इसका मकसद ही यही था कि देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मजबूत माहौल तैयार हो। और इसके नतीजे तो हम देख ही रहे हैं। मतलब 2016 में भारत में करीब 350 स्टार्टअप थे। हाँ, गिने चुने। और आज 2025 तक इनकी संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। ये एक तरह का विस्फोट है, मतलब इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्टार्टअप की दुनिया में एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न? हाँ, ये उन चुनिंदा स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन, मतलब उनका मूल्यांकन, हाँ, मूल्यांकन $1 अरब से ज्यादा हो। $1 अरब आज के हिसाब से ये लगभग 9,000 करोड़ रुपए हुए। जी, 9,000 करोड़। इसका एक ताजा उदाहरण है फिजिक्स वाला। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि अभी भारत में कुल 121 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। 121? जी।
चलिए अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। हाँ, हमारे आसपास के ज्यादातर जो छोटे मोटे उद्योग हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोई सैलून हो गया या कपड़े की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले या ऑटोमोबाइल की दुकानें। सब कुछ। तो इन उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जी, और ये जो वर्गीकरण है ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर आधारित है। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो एंटरप्राइज। हाँ, इसमें मशीनरी और उपकरणों में निवेश 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सालाना टर्नओवर? वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं। ठीक है। और फिर लघु उद्यम यानी स्मॉल एंटरप्राइज? इसमें निवेश की सीमा बढ़कर 25 करोड़ रुपए तक हो जाती है। और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं? बिल्कुल। और आखिर में आते हैं मध्यम उद्यम यानी मीडियम एंटरप्राइज। इसकी क्या सीमा है? इसमें निवेश 125 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं और सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। जैसे कि देश का जो कुल उत्पादन है उसका 36% उत्पादन MSME करते हैं। 36%? और सुनिए, भारत के कुल एक्सपोर्ट में इनका हिस्सा 45% है। 45%? मतलब लगभग आधा एक्सपोर्ट इन्हीं छोटे उद्योगों से होता है। जी, और देश की GDP में भी ये लगभग 30% का योगदान देते हैं। ये तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। कुछ और जरूरी बातें भी हैं। बताइए। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा MSME है। 1 करोड़ से ज्यादा? हाँ, जो लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। और इसीलिए शायद इनके लिए एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया। बिल्कुल। MSME मंत्रालय का गठन 9 मई 2007 को किया गया था। एक और सवाल, MSME उद्यमों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? वो उत्तर प्रदेश में है और जाहिर है इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार भी वहीं पर है। ठीक है, तो अब हम सरकारी कंपनियों के वर्गीकरण को समझते हैं। शुरुआत महारत्न कंपनियों से करते हैं। जी, ये सरकारी कंपनियों का सबसे ऊंचा दर्जा है। तो किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा पाने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं? इसके लिए 6 प्रमुख मापदंड हैं। 6? हाँ, पहला तो ये कि कंपनी को पहले से नवरत्न का दर्जा मिला हुआ हो। अच्छा, मतलब वो पहले से ही एक अच्छी परफॉर्मर हो। बिल्कुल। दूसरा, वो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। फिर पिछले 3 सालों में उसका औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। 25,000 करोड़? जी, और उसकी औसत सालाना नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं। और टैक्स देने के बाद पिछले 3 सालों में उसका औसत सालाना लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। और आखिरी शर्त? उसकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, मतलब विश्व स्तर पर उसकी उपस्थिति हो। तो अभी भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? अभी कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं। जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सबसे हाल में ये दर्जा किसे मिला है? सबसे नया नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अच्छा, महारत्न के बाद आती हैं नवरत्न कंपनियां। जी। इस योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी। और अभी भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? अभी कुल 25 नवरत्न कंपनियां हैं। 25, हाँ। और हाल ही में 4 नई कंपनियां इस लिस्ट में जुड़ी हैं। SJVN, HPPC, रेलटेल और सैकी। और आखिर में है मिनी रत्न कंपनियां। बिल्कुल। अभी भारत में कुल 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। और इन्हें भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है ना? जी, श्रेणी I और श्रेणी 2। श्रेणी I में कुल 49 कंपनियां हैं। और श्रेणी 2 में? श्रेणी 2 में कुल 10 कंपनियां हैं। इसके कुछ उदाहरण? जैसे मेकॉन लिमिटेड, HMT लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड। तो सरकार की तरफ से इन कंपनियों को ये जो दर्जे मिलते हैं, इनसे इन्हें विशेष लाभ और निवेश भी मिलता होगा? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कंपनियां ये दर्जा हासिल करने का प्रयास करती रहती हैं। उन्हें ज्यादा आजादी मिलती है, बड़े फैसले लेने की छूट मिलती है। चलिए, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी, हम सब ये तो समझते ही हैं कि दाम बढ़ने पर मांग घटती है। हाँ, ये तो बेसिक है। पर असली सवाल ये है कि कितनी घटती है। हाँ। और क्यों कुछ चीजों के दाम थोड़े से बढ़ने पर ही हम उन्हें खरीदना छोड़ देते हैं। सही बात है। और कुछ चीजें हैं जिनका दाम 2 गुना भी हो जाए फिर भी हमें उन्हें खरीदना ही पड़ता है। तो ये जो कितना और क्यों है, सारा खेल तो इसी का है।
एग्जैक्टली और यहीं पर लोच का असली काम शुरू होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीका है ये समझने का कि हम मतलब उपभोक्ता किसी प्रोडक्ट के दाम में बदलाव पर कैसा रिएक्शन देते हैं। हाँ। और कंपनियां इसी को यूज करती हैं अपनी कीमतें तय करने में और सरकारें टैक्स लगाने में। बिल्कुल। तो फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। इसका एक फॉर्मूला है ना? मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। जी, E इज इक्वल टू डेल्टा डी डेल्टा पी। ई मतलब इलास्टिसिटी, डेल्टा डी मतलब मांग में बदलाव, डिमांड में चेंज। हाँ, और डेल्टा पी मतलब प्राइस में चेंज। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जरूर। मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 4% से घटकर 2% हो गया। ओके, मतलब कीमत में 2% की कमी हुई। हाँ, और इस वजह से उसकी जो मांग थी वो 10% से बढ़कर 12% हो गई। अच्छा, तो मांग में 2% की बढ़ोतरी हुई। जी, तो अब फॉर्मूला में रखिए, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा मांग में बदलाव मतलब 2%, और नीचे कीमत में बदलाव वो भी 2%। तो 2 को 2 से भाग देने पे क्या आया? 1। बस, तो यहाँ पर लोच हुई 1। ठीक है, तो इसी से जुड़ा है इकाई लोच या यूनिटरी इलास्टिसिटी। ये वही स्थिति है ना जब E बराबर 1 आता है। हाँ बिल्कुल, जब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो। और परीक्षा के लिहाज से एक बहुत जरूरी फैक्ट ये है कि इसका जो ग्राफ होता है, हाँ, वो 45 डिग्री के कोण पर एक सीधी रेखा होता है। जी, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मतलब अगर किसी चीज का दाम 4% बढ़ा और मांग ठीक 4% घट गई तो ये इकाई लोच है। ठीक है, अब अगले प्रकार पर आते हैं, अधिक लोच या इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है कि मूल्य में जरा सा बदलाव हुआ और मांग में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। हाँ, इस स्थिति में लोच का जो मान है E, वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। E 1 जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 6% बढ़ गया। ओके, लेकिन उसकी मांग में 12% की कमी आ गई। तो यहाँ पर हम मांग में जो बदलाव है यानी 12%, हाँ 12, उसे कीमत में बदलाव यानी 6% से भाग देंगे। तो जवाब आया 2, जो कि 1 से ज्यादा है। इसीलिए इसे अधिक लोच कहेंगे। मतलब कीमत में छोटे बदलाव से मांग में बड़ा बदलाव आया। ठीक है, एक और प्रकार है अनंत लोच, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। ये थोड़ा मतलब अजीब लगता है। हाँ, ये एक सिद्धांतिक स्थिति ज्यादा है। इसमें होता यह है कि वस्तु के मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता, शून्य। कीमत स्थिर है। कीमत स्थिर है, लेकिन उसकी मांग लगातार बढ़ती रहती है। तो इसमें लोच का मान अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाता है। जी, E इज इक्वल टू इन्फिनिट। और इसका कारण भी सीधा है। फॉर्मूला में कीमत में परिवर्तन नीचे आता है डिनोमिनेटर में। हाँ, और वो 0 है। और गणित का नियम है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर अनंत आता है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, बेलोच, इनइलास्टिक डिमांड। हाँ, बेलोच। इसमें मतलब है कि आप मूल्य में चाहे जितना मर्जी बदलाव कर लें, मांग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मांग वैसी की वैसी रहती है लगभग। इस स्थिति में लोच का मान 0 होता है, E इज इक्वल टू 0। और ये आमतौर पर जो जरूरी वस्तुएं होती हैं, जैसे नमक या दवाइयाँ। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। नमक का दाम मान लीजिए 5 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया, तो भी लोग उतना ही खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे। सब्जी में तो उतना ही डालेंगे। एग्जैक्टली, मांग नहीं बदलती। दवाइयों के साथ भी यही है। जरूरत है तो इंसान उसे किसी भी कीमत पर खरीदेगा। तो अगर इसे ग्राफ पर देखें तो यहाँ जो मांग की रेखा है वो स्थिर रहती है। जी, डिमांड लाइन एकदम वर्टिकल हो जाएगी और प्राइस लाइन ऊपर नीचे होती रहेगी, पर मांग पर कोई असर नहीं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। हाँ, ये एक सीधा संबंध है, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या? शर्त ये है कि अगर सप्लाई मतलब आपूर्ति भी मांग के साथ साथ बढ़ती रहे, संतुलित रहे, तो मूल्य नहीं बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं अक्सर। नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो त्योहारों के समय दिखता है। जैसे छठ पूजा के समय बिहार में देख लीजिए। जी, कई चीजों की मांग अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही रहती है। और नतीजा? कीमतें आसमान छूने लगती हैं। बिल्कुल। एक और सटीक उदाहरण बिहार में शराब का ही है। हाँ, वहाँ आधिकारिक तौर पर सप्लाई तो बंद है, लेकिन मांग तो बनी हुई है। और मांग भी शायद बेलोच, हाँ, आदत की वजह से। हाँ, इस वजह से क्या हुआ, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है ब्लैक मार्केट में। ये क्लासिक केस है। अगला चैप्टर देखते हैं,
मांग और आपूर्ति। हम्म सबसे पहले समझते हैं कि ये मांग आखिर है क्या। मतलब किसी चीज को खरीदने की इच्छा को ही मांग कहते हैं ना। लगभग। पर इसमें एक बहुत जरूरी चीज और जुड़ती है। देखिए, अर्थशास्त्र में मांग सिर्फ इच्छा नहीं है। अच्छा। जी, मांग तब बनती है जब किसी चीज को खरीदने की इच्छा भी हो और साथ में उसे खरीदने की क्षमता, मतलब पैसे भी हों। ओ, तो दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मुझे एक प्राइवेट जेट खरीदने की इच्छा है, पर क्षमता तो है नहीं, तो ये मांग नहीं है, ये बस एक ख्वाहिश है। और अगर मेरे पास पैसे हैं पर मोबाइल खरीदने की इच्छा ही नहीं है तो वो भी मांग नहीं कहलाएगा। जब इच्छा और क्षमता ये दोनों मिलते हैं, तब बाजार में असली मांग पैदा होती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। तो ये जो मांग है ये कितने तरह की होती है? मतलब परीक्षा के लिहाज से कौन कौन सी जरूरी हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली है स्वतंत्र मांग या इंडिपेंडेंट डिमांड। नाम से तो लग रहा है कि ये किसी पर निर्भर नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। ये वो मांग है जो सीधे सीधे आपकी जरूरत या पसंद पर निर्भर करती है, किसी और प्रोडक्ट की वजह से नहीं। जैसे आपको एक कार खरीदनी है या एक स्मार्टफोन चाहिए। ठीक है, ये तो सीधी बात हो गई। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है व्युत्पन्न मांग, जिसे डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। व्युत्पन्न मतलब जो कहीं और से निकली हो। एकदम सही पकड़ा आपने। ये वो मांग है जो किसी दूसरी वस्तु की मांग बढ़ने से पैदा होती है। मतलब एक चीज की डिमांड बढ़ी तो उससे जुड़ी दूसरी चीज की डिमांड अपने आप बढ़ गई। अच्छा, जैसे अगर समोसे की बिक्री बढ़ जाए तो हलवाई को ज्यादा आलू चाहिए होंगे। बिल्कुल सही उदाहरण है। यहाँ आलू की मांग व्युत्पन्न मांग है। या फिर जैसे जैसे शहरों में घर ज्यादा बनते हैं तो सीमेंट और स्टील की मांग बढ़ जाती है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है संयुक्त मांग, यानी जॉइंट डिमांड। ये पूरक वस्तुओं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से जुड़ी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो चीजें जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जी हाँ, जैसे कार और पेट्रोल। कार खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग तो होगी ही, या फिर जूते खरीदेंगे तो मोज़ों की मांग भी बढ़ जाती है। ये साथ साथ चलती हैं। अब एक बहुत ही जरूरी नियम पर आते हैं। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या कहता है? ये अर्थशास्त्र के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। ये बस इतना कहता है कि मांग और कीमत का 36 का आंकड़ा है। मतलब उल्टा रिश्ता है। बिल्कुल। अगर किसी चीज की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। हाँ। जैसे अगर बाजार में सेब 150 रुपए किलो हैं तो मैं शायद 1 किलो लूंगा, पर अगर वही सेब 50 रुपए किलो हो जाएं तो सोचूंगा चलो 3 किलो ले लेते हैं। एकदम सही। कीमत कम हुई तो आपकी मांग बढ़ गई, और अगर वही सेब 500 रुपए किलो हो जाए तो शायद आप खरीदेंगे ही नहीं। सही बात है। और इसीलिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो एक नीचे की तरफ झुकी हुई लाइन होती है ना। जी, जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। वो इसी उल्टे रिश्ते को दिखाता है। लेकिन कीमत के अलावा भी तो कई चीजें होंगी जो मांग पर असर डालती है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहली तो है व्यक्ति की आय। इनकम बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। फिर मौसम है, ऑफर्स हैं, और भविष्य की उम्मीदें भी तो होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लोगों को लगे कि कल प्याज महंगा होने वाला है तो वो आज ही ज्यादा खरीद कर रख लेंगे, भले आज कीमत ना बदली हो। जी। भविष्य की उम्मीद आज की मांग को बदल देती है। जनसंख्या का भी तो असर होता होगा। बिल्कुल। जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहां हर चीज की मांग ज्यादा होगी। और हाँ, तकनीक और फैशन को भी नहीं भूल सकते। अच्छा, वो कैसा? देखिए, जैसे ही स्मार्टफोन आए, नोकिया के वो पुराने कीपैड वाले फोन की मांग एकदम से खत्म हो गई। नई तकनीक ने पुराने की मांग को मिटा दिया। और सरकारी नीतियां जैसे सब्सिडी वगैरह, उनका भी बहुत बड़ा असर होता है। जब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी तो उसकी मांग बढ़ गई थी। टैक्स बढ़ाने या घटाने से भी मांग पर सीधा असर पड़ता है। ठीक है, तो कीमत बदलने से मांग बदलती है, पर अगला सवाल है कितनी बदलती है? क्या हर चीज की मांग बराबर घटती बढ़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी को नापने के लिए कॉन्सेप्ट आता है मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लोच मतलब लचीलापन, कि मांग कितनी संवेदनशील है। हाँ, कि कीमत या आय में बदलाव होने पर मांग में कितना बदलाव आता है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो कीमत लोच के लिए है। क्या है वो? मांग में प्रतिशत परिवर्तन को
हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जरूर। मान लीजिए किसी चीज की कीमत 500 रुपए से घटकर 400 रुपए हो गई, मतलब 20% की कमी हुई। ठीक है। और इस वजह से उसकी मांग 100 यूनिट से बढ़कर 110 यूनिट हो गई, मतलब 10% की बढ़ोतरी। तो कीमत लोच होगी 10% बटा 20%, यानी 0.5। बिल्कुल। इसी तरह आय लोच भी होती होगी। जी हाँ, इनकम इलास्टिसिटी, उसका फॉर्मूला भी वैसा ही है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन को आय में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी की आय 100 से बढ़कर 150 हो गई, मतलब 50% बढ़ी। और उसके वजह से किसी चीज की मांग 50 से बढ़कर 70 हो गई, मतलब 40% बढ़ी। तो आय लोच होगी 40% बटा 50%, यानी 0.8। एकदम सही। अब इन नंबरों का एक मतलब होता है, एक स्केल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो क्या है? अगर ये मान 1 से ज्यादा आता है तो हम कहते हैं मांग लोचदार है। अगर 1 से कम है तो बेलोचदार। और अगर 1 के बराबर है तो उसे इकाई लोचदार कहते हैं। ठीक है। और शून्य और अनंत भी हो सकता है क्या? हाँ, अगर मान 0 है तो पूर्णतः बेलोचदार, और अगर अनंत है तो पूर्णतः लोचदार कहलाता है। चलिए, तो ये तो हुई मांग की बात। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, आपूर्ति यानी सप्लाई। जी, आपूर्ति का मतलब है किसी वस्तु की वो मात्रा जो बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध है। और इसका नियम मांग के नियम से अलग होगा ना? हाँ, ये ठीक उल्टा चलता है। यहाँ कीमत और आपूर्ति में सीधा मतलब एक पॉजिटिव रिश्ता है, दोस्ती का। मतलब कीमत बढ़ेगी तो आपूर्ति भी बढ़ेगी? जी, और जब कीमत घटेगी तो आपूर्ति भी घट जाएगी। ये तो स्वाभाविक भी है। अगर कीमत बढ़ेगी तो बेचने वाले को ज्यादा मुनाफा होगा, तो वो ज्यादा सामान बेचना चाहेगा। बिल्कुल। और कीमत घटने पर मुनाफा कम हो जाता है तो वो अपनी सप्लाई रोक लेता है। तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाता होगा। हाँ, जिसे आपूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक है, तो अब बाजार में एक तरफ मांग है, दूसरी तरफ आपूर्ति, इनमें संतुलन कैसे बनता है? बाजार में संतुलन की सबसे अच्छी स्थिति तब होती है जब मांग और आपूर्ति बराबर हों, मतलब जितने खरीदार हैं उतनी ही चीजें बाजार में मौजूद हैं। पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता होगा। नहीं होता। यहीं से असंतुलन पैदा होता है। पहली स्थिति है जब मांग आपूर्ति से ज्यादा हो। मान लीजिए खरीदने वाले 100 लोग हैं, लेकिन सामान सिर्फ 90 है। तब तो चीज की कमी हो जाएगी। हाँ, और जब चीज कम होती है और चाहने वाले ज्यादा, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति तब होती है जब मांग कम हो और आपूर्ति ज्यादा। खरीदने वाले 100 पर सामान 120 पड़ा है। इस हालत में तो कीमत घट जाएगी। बिल्कुल, जैसे जब किसी सब्जी का सीजन आता है और बाजार में उसकी भरमार हो जाती है तो दाम एकदम गिर जाते हैं, क्योंकि आपूर्ति मांग से बहुत ज्यादा हो जाती है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मार्केट यानी बाजार। हाँ, बाजार। और आज हम समझेंगे कि ये बाजार क्या होता है, मतलब ये कितने तरह का होता है और इनकी क्या क्या खासियतें होती हैं। और ये सब हम परीक्षा के नजरिए से देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो बाजार मतलब वो जगह जहां खरीदने वाले, जिन्हें हम क्रेता कहते हैं, और बेचने वाले यानी विक्रेता किसी सामान या सेवा का लेन देन करते हैं। एकदम सही। और आज के समय में तो ये कोई सिर्फ एक दुकान या मंडी नहीं है। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स भी तो एक तरह के बाजार ही हैं। बिल्कुल। चलिए अब इसके प्रकारों पर आते हैं। मुख्य रूप से बाजार को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अच्छा, और ये जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, इसके भी प्रकार होते होंगे? हाँ, इसके भी 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला एकाधिकार यानी मोनोपोली, दूसरा एकाधिकार प्रतियोगिता जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, और तीसरा है अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यहाँ कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा होगा। जबरदस्त। इस बाजार में क्रेता और विक्रेता मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों की संख्या बहुत बहुत अधिक होती है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे सब्जी बाजार, मछली बाजार या फिर कोई बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस। अच्छा, तो इसकी खासियतें क्या हैं? क्या चीज इसे पूर्ण बनाती है? देखिए, इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी है आसान प्रवेश। आसान प्रवेश मतलब? मतलब कोई भी नया बेचने वाला बिना किसी खास रुकावट के
बाजार में आ सकता है। जैसे कोई भी किसान अपनी सब्जी लाकर सब्जी मंडी में बेच सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। समझ गया। और दूसरी चीज है समरूप वस्तुएं, मतलब यहाँ एक जैसी वस्तुएं बहुत मिलती हैं। सब्जी मंडी में देखिए, कई लोग आलू बेच रहे होते हैं या बैंगन बेच रहे होते हैं, सब लगभग एक जैसा ही होता है। हाँ, ये तो है। इसीलिए शायद वहां दाम भी ज्यादा नहीं होते। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि बेचने वाले इतने सारे हैं और चीजें एक जैसी हैं, तो सप्लाई ज्यादा होने के कारण चीजें आमतौर पर कम दाम पर ही मिलती हैं। और एक आखिरी खासियत है ग्राहक को पूरी जानकारी। ऐसा माना जाता है कि ग्राहकों को इस बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है। मतलब उन्हें पता होता है कि कब सामान सस्ता मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं शाम को सब्जी मंडी जाओ तो दाम कम हो जाते हैं। एकदम वही, उन्हें सब पता होता है। ठीक है, ये तो हुई पूर्ण प्रतियोगिता की बात। अब आते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता पर। इसका पहला प्रकार आपने बताया एकाधिकार, मोनोपोली। हाँ, एकाधिकार। इसका मतलब है एक ऐसा बाजार जहां बेचने वाला सिर्फ एक हो, लेकिन खरीदने वाले अनगिनत। सिर्फ एक बेचने वाला। इसके उदाहरण क्या होंगे आज के समय में? कई हैं, जैसे कि YouTube एक तरह से, या फिर भारतीय रेलवे, परमाणु ऊर्जा को ले लीजिए, या आपके घर में जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है। ये सब अपने अपने क्षेत्र में अकेले खिलाड़ी हैं। अच्छा, और इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये पूर्ण प्रतियोगिता से एकदम अलग होगा, है ना? बिल्कुल उल्टा। इसकी पहली विशेषता है प्रवेश पर रोक। कोई नई कंपनी या फर्म इस बाजार में आसानी से घुस ही नहीं सकती। क्यों नहीं घुस सकती? क्योंकि इसके लिए लाइसेंस चाहिए, पेटेंट चाहिए, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगता है कि कोई और सोच भी नहीं सकता। और कीमत का क्या? कीमत वो कंपनी खुद तय करती है, वही प्राइस मेकर है। जैसे रेलवे अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग किराया तय करता है, ग्राहक इसमें मोल भाव नहीं कर सकता। और जाहिर है यहाँ मिलती जुलती वस्तु का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। जब बेचने वाला ही एक है तो समरूप वस्तु कहाँ से आएगी? और ग्राहकों को भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसकी कोई खास जानकारी नहीं होती। बिजली कैसे बन रही है, कैसे सप्लाई हो रही है, हमें क्या पता। सही बात है। अच्छा, अपूर्ण प्रतियोगिता का अगला प्रकार, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एकाधिकार प्रतियोगिता। हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसे आसानी से समझते हैं। इस बाजार में एक ही तरह की सेवा या उत्पाद देने वाले विक्रेता बहुत सारे होते हैं। मतलब बहुत सारे। तो फिर ये